एक गांव में मुकेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह गांव में छोले भटूरे का ठेला लगाया करता था। उसके छोले भटूरे बहुत ही स्वाद बनते थे। जो भी उन्हें खाता वह अपनी उंगली चाटता रह जाता। गांव के लोग वहां से खाते भी थे और साथ ही साथ पैक भी कराते थे। एक दिन मुकेश बाजार में अपना ठेला लगाकर लोगों को छोले भटूरे खिलाता है। ग्राहक आपस में बात करते हुए बोलते हैं, अरे भैया, मुकेश के जैसे छोले भटूरे कोई नहीं बनाता। क्या लाजवाब होते हैं। हाँ भैया, ऐसा लगता है। खाते जाओ खाते जाओ, मैं तो घर के लिए भी लेकर जाऊंगा। मेरे बीवी बच्चों को बहुत पसंद है। सुबह से शाम तक मुकेश के छोले भटूरे सारे खत्म हो जाते और अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। इस तरह से दिन बीतते गए। मुकेश अपनी बहन के साथ बाहर जाता है। भैया, बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए देख ले। हाँ, अभी देखता हूँ बहन। तभी उसे रास्ते में एक छोले भटूरे का ठेला दिखता है। चलो बहन, छोले भटूरे खा लेते हैं। वह अपनी बहन के साथ ठेले पर पहुंचता है। भैया, जरा 2 प्लेट छोले भटूरे लगाना। तभी मुकेश और उसकी बहन दिव्या खाना शुरू कर देते हैं। भैया, ये कैसे छोले भटूरे हैं? इसमें तो जरा भी स्वाद नहीं है। सबसे अच्छे छोले भटूरे तो आप ही बनाते हो। उसमें मसाले खुद के बनाए हुए डालते हो और ताज़ी सब्जियां भी इस्तेमाल करते हो। मुकेश मन ही मन सोचता है कि क्यों ना मैं अपने छोले भटूरे के दाम बढ़ा दूं, और वह दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले दिन ग्राहक मुकेश के ठेले पर आना शुरू हो जाते हैं। अरे मुकेश भैया, कहाँ थे? कल मैं तो छोले भटूरे खाने आया था, पर तुम थे ही नहीं। घर में कुछ फंक्शन था भाई। ग्राहक की नजर बोर्ड पर लिखे ज्यादा रुपए पर जाती है। अरे ये क्या, दाम कैसे बढ़ गए? अब क्या करें, उतने से दाम में गुजारा नहीं हो पा रहा था। तुम्हें तो पता ही है महंगाई कितनी बढ़ गई है। मुकेश के द्वारा छोले भटूरे के दाम बढ़ाने के बाद भी उसके यहाँ भीड़ कम नहीं होती। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और मुकेश छोले भटूरे का दाम बढ़ा देता है। एक दिन उसकी बहन दिव्या उससे कहती है, भैया, मैंने सुना है कि आपने छोले भटूरे के दाम बढ़ा दिए हैं। हाँ बहन, लोगों को मेरे छोले भटूरे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए ज्यादा दाम में भी खरीद लेते हैं। पर भैया, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप लालच के चक्कर में छोले भटूरे महंगे करके बेचे। तुझे पता है ना, अभी तेरी शादी भी करनी है। अगर यह सब नहीं करूंगा तो कहाँ से हमारी जरूरत को पूरा करूंगा। इतना कहकर मुकेश सोने के लिए चला जाता है और अगली सुबह वह कम सामग्री का प्रयोग करके छोले भटूरे बनाता है। ग्राहक बोलता है, अरे मुकेश भैया, इसका टेस्ट तो अजीब सा लग रहा है। भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने इतने दिनों बाद यहाँ के छोले भटूरे खाए हैं, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। खैर छोड़ो, ऐसा ही होगा। अच्छा ये लो, अपने 80 रुपये। भाई 80 नहीं, अब 120 रुपए हो गए। अरे मुकेश भैया, हमें लूटने का इरादा है? क्या लगता है तुम्हारी तारीफ करना मुझे महंगा पड़ गया? इतना कहकर ग्राहक वहां से चला जाता है और ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। मुकेश अपने लालच के चक्कर में अच्छी कमाई करने लगता है और ऐसे ही एक दिन शाम को मुकेश शराब की बोतल लेकर घर आता है। भैया, ये क्या शराब की बोतल हमारे घर में? हाँ, मैंने सोचा सभी अमीर लोग यही पीते हैं, मैं भी पी के देखना चाहता हूँ। तू इन सब पर ध्यान मत दे, अपनी पढ़ाई कर। भैया, जैसी आपकी मर्जी, जो ठीक लगे वह करो। अगली सुबह एक छोटी सी लड़की उसके ठेले से छोले भटूरे लेकर खाती है और वह बीमार हो जाती है। ऐसे ही बाकी सब ग्राहक भी बीमार होने लगते हैं। धीरे धीरे सभी उसके ठेले पर आना बंद कर देते हैं और देखते ही देखते सब ने बगल वाले ठेले पर जाना शुरू कर देते हैं। मुकेश ज्यादा ही लालच की वजह से अपना काम चौपट कर देता है और परेशान होकर रोने लगता है। वह कहता है कि आज मेरे लालच की वजह से मेरे सारे ग्राहक चले गए, और वह बहुत जोर जोर से रोने लगता है और वह सोचता है कि मैं अब पूरी ईमानदारी से दोबारा काम शुरू करूंगा, बिना किसी लालच के। बहुत अच्छा लड़का था और गांव में सभी के साथ मिलजुल कर रहा करता था। उसके माता पिता बहुत गरीब थे, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। गांव में उनकी स्थिति कुछ खास नहीं थी, लेकिन हर्ष के माता पिता अपने बेटे को शिक्षा और अच्छी संस्कार देने की पूरी कोशिश करते थे और कड़ी मेहनत से काम किया करते थे।
हर्ष के पिता विनोद एक सेठ के यहाँ नौकरी किया करते थे, वो जिसे प्यार से मालिक मालिक कहते थे। और माँ रतन अपने घर के कामकाज और अच्छे से अपने हर्ष बेटे की देखभाल किया करती थी। एक दिन विनोद अपनी पत्नी से कहता है कि रतन, मैं खेतों में जा रहा हूँ काम करने के लिए। तभी उसकी पत्नी बोलती है कि आप रोजाना खेतों में जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन हमें मुनाफा नहीं होता है। पता नहीं भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी विनोद बोलता है, अरे भाग्यवान, अगर हम ऐसा सोचेंगे तो लोग मेहनत करना ही बंद कर देंगे। हमें अपना काम करते रहना चाहिए, एक दिन भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। लेकिन उस दिन खेतों में जाने के दौरान रास्ते में कड़ी धूप के कारण विनोद को अटैक आ जाता है और समय पर अस्पताल न पहुंचने के कारण विनोद की मृत्यु हो जाती है। रतन वो सदमा बिल्कुल भी सहन न कर सकी। उसे लगने लगा कि उसकी दुनिया बिखर गई है और वह अपने बेटे हर्ष का पालन पोषण किस तरह करेगी। एक दिन हर्ष ने अपनी उदास माँ को अकेले बैठे देखा और उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अपनी माँ को एक अच्छी जिंदगी देगा। हर्ष ने वही जाना शुरू कर दिया जहाँ उसके पिता विनोद अपने मालिक के खेतों में काम किया करते थे। लेकिन एक दिन उसके मालिक के बेटे ने उसे काम करते हुए देखा और वह कहने लगा कि तुम इतनी छोटी सी उम्र में इतनी जिम्मेदारी क्यों उठा रहे हो, ये तुम्हारे पढ़ने की उम्र है। तभी हर्ष बोलता है कि मैं ये सब अपनी माँ के लिए कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने बहुत बड़े सपने देखे हैं। तभी मालिक के बेटे की आंखों में आंसू आ गए। दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। वह दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। तभी एक दिन मालिक के बेटे ने उसे यूपीएससी की पढ़ाई के बारे में बताया। शुरू में तो वह हार ही मान चुका था। उसने बोला कि अरे भाई, ये सब मेरी बस की नहीं है। अगर मैं इतनी पढ़ाई करने लगा तो अपनी माँ का ध्यान कैसे रखूंगा। तुम काम करते हुए भी पढ़ाई कर सकते हो। हर्ष के सामने उसकी माँ का चेहरा आ जाता है और तभी से ही वो दिन रात मेहनत करने लगता है। वो दिन में काम करता और रात को पढ़ाई करता। उसके मालिक का खेत उसके घर से काफी दूर था। तेज चलते चलते भी वह समय पर नहीं पहुंच पाता था। रात को लालटेन के सामने थकाहारा पड़ता था और न जाने कब सो जाता था, उसे खुद ही पता नहीं चलता था। एक दिन मालिक ने हर्ष को अपने बेटे से बात करते हुए देखा। उसे अपने बेटे का हर्ष से बात करना पसंद नहीं आया। उसने अपने बेटे को बहुत बार समझाया कि वो छोटे लोग हैं, उनसे हमें दूर रहना चाहिए, पर उसका बेटा मानता नहीं था। मालिक ने एक दिन अपने बेटे को यूपीएससी की किताबें हर्ष को देते हुए देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह अपने बेटे को तो नहीं डांट सकता था, लेकिन उसने एक दिन हर्ष से कहा कि तुम मेरे बेटे से दूर रहा करो, तुम हमसे छोटे लोग हो। और उसे अपने खेत में काम करने से भी मना कर दिया। इस बात से हर्ष को बहुत ठेस पहुंची और हर्ष ने किसी एक कोचिंग सेंटर में काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे अपना घर भी चलाना था और साथ ही साथ पढ़ाई भी करनी थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने पैसों से पढ़ाई कर सके, इसलिए वह वहां रोजाना काम करने लगा। कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन अमित नाम का लड़का उसे देखकर बोलता है कि अच्छा, तो तू कलेक्टर बनेगा। तेरी औकात नहीं है कलेक्टर बनने की, पता भी है कि यूपीएससी क्या चीज है। अच्छे अच्छे को अपनी नानी याद आ जाती है। तभी दूसरे बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं और हर्ष को ये बात बुरी लगती है, लेकिन उसके हौसले को तोड़ नहीं पाती और बोलने लगता है, चाहे कितना भी मजाक उड़ा ले सब मेरा। आज से मैं और ज्यादा समय निकाला करूंगा अपनी पढ़ाई के लिए। अब उस दिन ही मुझे चैन मिलेगा जिस दिन मैं कलेक्टर बनूंगा और अपनी माँ की नजरों के सामने जाऊंगा। फिर एक दिन कोचिंग में पढ़ रहे लड़के ने हर्ष से पूछा, क्यों रे हर्ष, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? तभी वहां पर खड़ा दूसरा लड़का बोलता है कि कैसी चल रही होगी, ये तो दिन भर झाड़ू मारता रहता है और काम करता रहता है। इसे तो ये भी नहीं पता होगा कि यूपीएससी परीक्षा में कितने पेपर होते हैं। क्यों रे हर्ष, पता है क्या तुझे? कहकर जोर जोर से हंसने लगता है। तभी हर्ष बोलता है कि मुझे तो सब कुछ पता है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि अंग्रेज शासन करने भारत में कब आए थे? वो लड़का एकदम चुपचाप रह गया। तभी हर्ष बोलता है, क्या हुआ, बोलती क्यों बंद हो गई? ये तो बहुत आसान सा सवाल है। धीरे धीरे एग्जाम के दिन नजदीक आ गए।
और हर्ष ने अपने पहले प्री एग्जाम को क्लियर कर लिया। कोचिंग में किसी को भी विश्वास नहीं हुआ, वे सभी के सभी दंग रह गए थे और जो बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे वो खुद उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सके और साथ ही उसकी प्री एग्जाम की कामयाबी सुनकर अध्यापक उसे मुफ्त में पढ़ाने लगे ताकि उनके कोचिंग का नाम आगे बढ़े और अन्य बच्चे भी आगे चलकर इसी कोचिंग में अपना प्रवेश कराए। उसके बाद हर्ष ने अपना दूसरा मेंस एग्जाम भी क्लियर कर लिया। अब उसका इंटरव्यू ही बाकी बचा था। वह अपनी कड़ी मेहनत और लगन से इंटरव्यू देने चला गया। एक हफ्ते बाद यूपीएससी का रिजल्ट आया और उसने देखा कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 45 आई है। उसका नाम और फोटो अखबारों में छपने लगा और टीवी में भी दिखाया जाने लगा। टीवी और अखबारों में ये भी बताया जा रहा था कि झाड़ू मारने वाला लड़का बना कलेक्टर। अब वह 9 महीने की ट्रेनिंग के लिए चला गया। इसी दौरान उसने बहुत कुछ सीखा कि कैसे अपना काम नियम अनुसार करना है। वहाँ उसके बहुत से दोस्त बने। ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले वो अपनी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए अपने गांव जाता है, जहाँ उसे रास्ते में गांव के लोग मिलते हैं जिन्हें हर्ष पर गर्व महसूस होता है। वह मालिक जिसके वहाँ वह नौकरी किया करता था, आज वह भी उसकी प्रशंसा सभी से करता है। घर पहुंचकर उसकी माँ उसे इन कपड़ों में देखकर खुशी के मारे बहुत जोर जोर से रोने लगी। इस तरह हर्ष ने अपने माता पिता का सपना पूरा किया और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगा। अरे रुको रुको, कहाँ जा रही हो? लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करते जाओ।